भाइयों को, सभी देशवासियों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। और साथियों, जैसा कि अपनी वीडियो सीरीज़ में हम आपको जाट इतिहास पुस्तक पढ़ करके सुना रहे हैं, जिसके लेखक हैं ठाकुर देशराज जगीना फ्रॉम भरतपुर। और दोस्तों, प्रथम अध्याय अभी तक हमने 4 भाग आप देख चुके होंगे। अभी ये 5वां भाग आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जिसमें हम प्रथम अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आर्य आई, और लास्ट हमारा जो शब्द ख़त्म हुआ था कि भगवान राम के आदि पूर्वज राजा इक्ष्वाकु अयोध्या में उनके कई सहस्त्र पूर्व आबाद हुए थे। यह विषय अभी विवादास्पद है, यानी कि हमारे पुराणों के कुछ चीज़ें अभी विवादास्पद हैं, जिनको लोग शायद स्वीकार करने में हिचकते हैं। जिस समय यह आर्य टोलियां भारत में आईं, लेखक कह रहे हैं कि जिस समय यह आर्य टोलियां भारत में आईं, उस समय इनके रास्ते में तथा भारत में आने के बाद कई विभाग हो गए, यानी कई भागों में ये बट गए आर्य भारत में आने के बाद। पहली टोली के आर्यों में से कुछ तो कास्पियन, ईरान आदि देशों में रह गए, जो शक कहलाने लगे, और कुछ भारत में आने के बाद पूर्व, उत्तर और मध्य देश में फैल गए। दूसरी टोली के एल आर्यों के कुछ साथी कुमायूं या चित्राल के रास्ते से मध्य से पामीर और कपीसा कश्मीर की ओर फैल गए, जो दरद और खस कहलाने लगे। कुछ गंगा यमुना के द्वाबे तथा पंचनद के बीच में फैलकर आबाद हो गए। भारत में आबाद होने के पश्चात भी सृत्यकाल तक आर्य लोग ईरान, तिब्बत, मलाया, चीन, सिहल आदि देश में जाते आते रहे। कुछ लोग तो सुंदरवर्ती देश जर्मनी, इटली, नॉर्वे, आयरलैंड, अमेरिका, अफ्रीका आदि तक पहुँचे और वहाँ बस्तियाँ बसाकर रहने लग गए। प्राचीन साहित्य में आर्यों के भारत में आने के पश्चात सप्त सिंधु देश में सर्वप्रथम उनके बसने का वर्णन आता है। यानी प्राचीन साहित्य में आर्यों के भारत आने के बाद सिंधु देश में सबसे पहले उनका वर्णन आता है। सप्त सिंधु शब्द को लेकर देसी विदेशी अनेक इतिहासकारों ने यह शंका प्रकट की है कि सप्त सिंधु आज का पंजाब नहीं था, वह कोई अन्य प्रदेश था, और वह वही प्रदेश हो सकता है जिसमें आक्सस और कुंभा नदियों की गणना भी हो जाती है। इस वर्णन से भारत की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि उसे बृहत्तर भारत नाम दिया जा सकता है। किसी समय वास्तव में उत्तर पश्चिम की ओर भारत की सीमा आक्सस और कुंभा काबुल नदी तक ही थी। आगे लेखक कह रहे हैं, आर्यों का कौन सा समूह कहाँ बसा। ये एक प्रश्न आता है कि आर्यों का कौन सा समूह कहाँ बसा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, इस प्रश्न के हल करने के लिए पुराणोक्त इतिहास हमें बहुत सहायता देता है। यानी कि हमारे पुराणों का जो इतिहास है वो बहुत सहायता देता है। पृथ्वी को पुराणों ने 7 द्वीपों में विभाजित किया है, और प्रत्येक द्वीप को 7 देशों में। यह बंटवारा स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने अपने पुत्रों में किया है। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे,
जिनमें से 3 तपस्वी हो गए, 7 को उन्होंने कुल पृथ्वी बांट दी। यानी कि 10 पुत्रों में से 7 को 7 पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं वो बांट दिए और 3 तपस्या में लग गए। प्रत्येक के बट में जो हिस्सा आया वह द्वीप कहलाया। आगे चलकर इन 7 पुत्रों के जो संतान हुई उनके बंटवारे में जो भूमि भाग आया वह व्रत या आर्यव्रत देश कहलाया। निम्न विवरण से यह बात भली भांति समझ में आ जाती है कि द्वीप जम्बू द्वीप हो गया एक सालमली, तीसरा कुश, चौथा क्रोच, पांचवा शाक, छठा पुष्कर और सातवां प्लच्छन, अधिकारी अग्निद्र और एक बपुष्मान, तीसरा ज्योतिषमान, चौथा द्युतिमान, पांचवा भव्य, छठा सावन, सातवां मेधातिथि। जम्बुई द्वीप आगे चलकर अग्निद्र के 9 पुत्रों में इस भांति बट गया। भारत खंड के ऊपर वाला देश किमपुरुप को मिला, जो उसी के नाम का किमपुरुप कहलाया। यही बात शेष 7 भागों के संबंध में भी है। जो देश जिसको मिला उसी के नाम पर उस देश का भी नाम पड़ गया। हरिपर्व को निपत पर्वत वाला देश हरिपर्व, जिस देश के बीच सुमेर पर्वत है और सबके बीच में वह इलाव्रत को, चौथा नील पर्वत वाला रम्य देश रम्य को, पांचवा श्वेतांचल के बीच में रखने वाला तथा रम्य के उत्तर का हिरण्यवान देश हिरण्यवान को मिला। अग्नवान पर्वत वाला सबके उत्तर समुद्री तट पर बसा हुआ कुरु प्रदेश कुरु को मिला। सातवां भद्राश्व जो कि सुमेरु का पूर्वी खंड है भद्राश्व को मिला। इलाव्रत के पश्चिम सुमेर पर्वत वाला केतुमाल और हिमालय के दक्षिण समुद्र का फैला हुआ भरतखंड नाभि को मिला। आज यह बता सकना कठिन है कि कौन सा द्वीप कहाँ है, कहाँ था और उसके वर्ष यानी खंड देश आज किस नाम से पुकारे जाते हैं। यानी कि आज ये बताना कठिन है कि जो 7 ये मनु महाराज ने अपने पुत्रों में द्वीप बांटे थे, अब आज की डेट में किस द्वीप को कौन सा देश बोला जाता है। विष्णु पुराण अंश 2 अध्याय 4 में इन द्वीपों का पता बताया गया है, किंतु तब से भौगोलिक स्थिति इतना परिवर्तन हुआ है कि आज इन द्वीपों का ठीक स्थान जान लेना कठिन है। पुराणों के रचयिता ने जैसी बात सुनी थी उसी के अनुसार उसका वर्णन कर दिया है। यह वर्णन प्रथम मनु के समय का है। तब से तो भूगोल में बड़े हेरफेर हुए हैं। जल प्रलय तो 7वें मनु के प्रारंभिक समय में हो चुका था। इसके अतिरिक्त जहाँ समुद्र थे आज रेत के बड़े बड़े टीले हैं, अथवा सहस्त्रों वर्ष पहले जहाँ जल ही जल दिखाई देता था आज वहाँ आकाशचुंबी पर्वत मालाएं हैं। फिर भी अनुमान के आधार पर पर्सिया और उसके निकटवर्ती देशों को शाक द्वीप कहने की कुछ इतिहासकारों ने हिम्मत की है। हमारे विचार में भी ईरान शाक द्वीप जचता है, क्योंकि पुराणों में शाक द्वीप के ब्राह्मणों को
मग लिखा है। और यह बात सर्वविदित है कि मग ईरानी ब्राह्मण थे, जिन्हें पौराणिक कथा के अनुसार सांब सूर्य पूजा के निर्मित भारत में लाए थे। यह द्वीप प्रियव्रत ने अपने पुत्र भव्य को सौंपा था। जम्बू द्वीप के पश्चिमी किनारे के सहारे प्लच्छन द्वीप था। आज का पश्चिमी तिब्बत और दक्षिणी साइबेरिया इसे समझा जा सकता है, क्योंकि विष्णु पुराण में इसे जम्बू द्वीप को घेरने वाला बताया गया है। इस द्वीप के अधिकारी मेधातिथि बनाए गए थे। सालमली द्वीप के साल के व्रत बहुतायत से पैदा होते थे, तब अवश्य ही नेपाल के पश्चिम से आरंभ होकर यह द्वीप प्लश्चन तक फैला हुआ था। इच्छुर शोध समुद्र के दोनों ओर स्पर्श करने वाला पर्वत पुराणों में इसे कहा गया है। इससे यह तो साबित ही है कि यह दोनों द्वीप पास पास थे। यह द्वीप बपुस्मान के बट में आया था। और इनके रेफरेंस भी नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जैसे राजपूताने का उथला समुद्र, देखो मातृभूमि और उसके निवासी, पेज नंबर 21, पार्टीजर एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल, पृष्ठ 260। कल्पों का इतिहास जानने वाले बताते हैं कि भारत में से सबसे पुरानी रचना अड़ायला या थरावली, विंध्य मेखला और दक्षिण भारत का पठार है। उनका विकास वजीव कल्प में ही पूरा हो चुका था। उत्तर भारत, अफगानिस्तान, पामीर, हिमालय, तिब्बत उस समय समुद्र के अंदर थे। उसी समुद्र की लहरों ने ये कौन सा बताया है, थड़ावल पर्वत को काट काट कर उसके लाल पत्थर से मलबा का पठार बना दिया। द्वितीय कल्प के अंतिम भाग खटिका युग से एक भारी भूकंपों का सिलसिला आरंभ हुआ, जो तृतीय कल्प के आरंभ तक जारी रहा। उन्हीं भूकंपों से हिमालय, तिब्बत आदि उत्तर भारत के कुछ समुद्र के ऊपर उठ आए। भारत भूमि और उनके निवासी, पेज नंबर 19, विष्णु पुराण अंश 2 अध्याय 4, ये इनके रेफरेंस बताए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।